टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, हिंदी में बोलेंगे सीमाकारी कारकों की संकल्पना। हिंदी में कहेंगे सीमाकारी कारकों की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारकों की संकल्पना। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि सीमाकारी कारक क्या होते हैं। ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। देखिए, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि कोई ऐसे कारक जो किसी भी प्लांट्स या किसी भी एनिमल की ग्रोथ में, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में सीमाकारी बनते हैं। उसकी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, सीमाकारी बन रहे हैं, तो उसको अपन एक प्रकार से सीमाकारी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई भी एक खेत है और उस खेत में आपने कोई भी फसल बोई और उसके पास में दूसरा खेत है, उसके अंदर भी वही फसल बोई। एक ही स्पीशीज की, एक ही जाति की दोनों फसलें हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा सकता कि एक खेत में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, दूसरे खेत में प्रोडक्शन जो है वो कम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि उसके अंदर ज्यादा हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कम। ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि जिसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है वहां पर न्यूट्रिएंट्स जो है, उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है, और जिसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है, वो क्या मिल रहे हैं, उसको कम मिल रहे हैं। मतलब ये होगा कि जिस स्थान पर, जिस खेत के अंदर प्रोडक्शन उत्पादन कम हो रहा है, वहां पर किसी न किसी पोषक तत्व की क्या है, कमी है। तो वो जो पोषक तत्व है वो वहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया। किसके लिए? उस वहां पर उगने वाली क्रॉप के लिए, वहां पर उगने वाली फसल जो, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन गया कि अगर मान लीजिए कि उसकी पूर्ति वहां पर हो जाए, वो पर्याप्त मात्रा में वहां पर उपस्थित हो जाए, तो क्या होगा, तो वहां पर भी प्रोडक्शन क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो किसी भी एनिमल की बात कर लो, चाहे किसी भी प्लांट की बात कर ले, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ विशेष प्रकार के फैक्टर्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एक प्रकार के उनमें लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके संबंधित कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो ही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है। और इसके बारे में सबसे पहले जो है वो एक वैज्ञानिक थे, लिबिग नामक जो वैज्ञानिक थे, जस्टस वॉन लिबिग नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, मिनिमम लो उन्होंने प्रतिपादित किया था। न्यूनता का जो नियम है वो न्यूनता का नियम उन्होंने दिया था। तो बात यहाँ कर रहे हैं कि सब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जस्टस वॉन लिबिग, जस्टस वॉन लिबिग एक नामक जो वैज्ञानिक थे, तो जस्टस वॉन लिबिग जो थे, उन्होंने 1840 के अंदर, 1840 के अंदर लिबिग के नियम को प्रतिपादित किया है, अपना शोध जो है वो प्रकट किया है, अपना शोध प्रकाशित किया है जस्टस वॉन लिबिग। और उनके नाम के आधार पर ही एक लॉ जो है, एक नियम प्रतिपादित हुआ, और उस नियम का नाम है लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। अब लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत। लिबिग लॉ ऑफ
मिनिमम, लिबिक का मिनिमम मतलब न्यूनता का सिद्धांत या न्यूनता का नियम। तो लिबिक लॉ ऑफ मिनिमम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे जस्टस वॉन लिबिक। लिबिक ने क्या कहा? लिबिक ने कहा कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल की ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको न्यूनतम मात्रा में उपस्थित तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी प्लांट की ग्रोथ की अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है उसको न्यूनतम मात्रा में आवश्यक पोषक पदार्थों पर, कि उसको न्यूनतम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में जो आवश्यक पदार्थ मौजूद हैं वो ही उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। किसी चीज के अपने को, किसी न्यूट्रिएंट्स के अपने को बहुत कम आवश्यकता है और अगर मान लीजिए कि अपने को आवश्यकता कम है, अपन उसको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि अपना डेवलपमेंट ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। पहले पर किसी प्रकार की व्याधि जो है वो वहां पर क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अपन भोजन करते हैं, भोजन के अंदर नमक जो है वो अपन बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब बहुत कम मात्रा में उसको छोड़ दें। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट जो होगा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो लिबिक ने यही कहा था, लिबिक ने कहा था कि किसी भी प्लांट्स की अगर हम बात करें या किसी भी जीव की अगर बात करें, मैं यहाँ पर जीव की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी जीव की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से सीमित होती है या उस पोषक पदार्थ पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो। दोबारा सुना, लिबिक ने क्या कहा, लिबिक का नियम क्या था कि किसी भी जीव की वृद्धि उस पोषक पदार्थ पर डिपेंड करती है, उस पोषक पदार्थ पर निर्भर करती है जो आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित हो, जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित हो, उसी के ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आप बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एनिमल है और मैं कोई भी नाम दूं, जैसे ए एनिमल है, बी है, सी एनिमल है, कोई भी, और इसको मान लीजिए कि पी, क्यू और आर इन पोषक तत्वों की नीड है, रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि इसको यहाँ पर P जो है वो पर्याप्त मात्रा में ना मिलकर Q और R इसको पर्याप्त मिल रहा है, इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब यह होगा कि इसकी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। किसके बिना, इसके, कि ये ठीक है, ये बहुत ही कम मात्रा में है लेकिन मिलना इसको चाहिए। इसकी न्यूनतम मात्रा जो है इसको प्रभावित करेगी, थोड़ी मात्रा में इसको चाहिए। अगर इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार से इनको जब इसको मान लीजिए बी की क्यू की आर की तीनों की नीड है और मान लीजिए कि इसको क्यू की बात करें न्यूनतम मात्रा में आवश्यक है लेकिन फिर भी उसको वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इसकी कमी होने के कारण इस जीव में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको कि किसी भी प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है बोरोन। प्लांट जो है, कोई भी प्लांट होगा उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है बोरोन। तो बोरोन जो है न्यूनतम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सोइल में इसकी मात्रा आवश्यकता से कम है, मृदा की बात कर रहे हैं, मृदा में मान लीजिए कि इसकी मात्रा जो है वो क्या है, आवश्यकता से कम है। अगर ऐसा होगा तो फसल की जो ग्रोथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोरोन कम मात्रा में है और बोरोन उसको अगर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब होगा कि उस फसल की जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। प्लांट के साथ साथ अपन एनिमल्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे एनिमल्स की मैं बात करूं कि एनिमल्स में पोषक तत्वों के रूप में शुगर की अपन बात करें या फैट की बात करें या आवश्यक जो अमीनो अम्ल है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स उनकी बात करें या विटामिन की अगर अपन बात करें, इनकी मात्रा भी जो है वो आवश्यक होती है। और अगर मान लीजिए कि ये प्राप्त नहीं हो पा रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब होगा कि इसके अभाव में प्राणी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो
प्रभावित हो सकता है। अगर आपने दूसरे पोषकों की मात्रा अगर बढ़ाई है तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट देखने को मिले, क्योंकि जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति अगर जब की जाएगी तभी उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि मनुष्य किसी भी जंतु की अगर बात करते हैं तो जंतु के भोजन में आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं, एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से एक अगर उपलब्ध ना हो या आवश्यकता से कम मात्रा में अगर उपलब्ध हो तो शेष सभी के भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हो जाने के बाद भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे अपन कहते हैं कि साहब 20 अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और ये 20 में से अगर कोई भी एक अमीनो एसिड जो है वो एक अमीनो एसिड मान लीजिए कि गायब हो जाए, उसकी कमी हो जाए और 19 पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, एक नहीं है 19 मौजूद है, एक एब्सेंट है 19% है, तो भी एनिमल की ग्रोथ डेवलपमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। पर ये नहीं कह सकते साहब 19 से 1 क्या होगा, नहीं, इसका भी एक अलग वजूद है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोटीन का निर्माण जब हो रहा है तो एमिनो एसिड्स जो है उसकी क्या बन रही है, चेन बन रही है, एमिनो एसिड की क्या बन रही है, चेन बन रही है। और अगर मान लीजिए कि एक कोई एमिनो एसिड वहां से गायब हो गया तो इसका मतलब एमिनो एसिड की चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। जब एमिनो एसिड की चेन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, टूट गई है, सीक्वेंसिंग जो गड़बड़ा गई है, उसका मतलब है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब होगा कि एनिमल की जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के जो तत्व हैं जो कि आवश्यक होते हैं किसी भी एनिमल के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनमें से जो न्यूनतम मात्रा में आवश्यक है वो उसके लिए एक प्रकार से सीमाकारी बनता है। तो कोई भी किसी भी पदार्थ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है वो आवश्यक होनी चाहिए। अगर उस न्यूट्रिएंट्स में से किसी की भी अगर कमी कर देते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहां पर कम हो जाता है, तो ऐसी जो स्थिति होगी उसमें क्या होगा, उस एनिमल की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ये जो लो था, ये जो नियम था वो किसका था, लिबिग का नियम। दोबारा से सुन लीजिए, लिबिग का नियम क्या था। लिबिग नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया कि जीवों की, कोई भी जीव की अगर अपन बात कर ले, किसी भी जीव, चाहे वो आप एनिमल्स ले लीजिए, चाहे आप प्लांट्स जो है प्लांट्स ले लीजिए, कोई भी जीव आप ले सकते हो, तो किसी भी जीव की अगर अपन बात करते हैं तो जीव की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से सीमित होती है जो कि उसको आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो। किसी भी जीव की वृद्धि, किसी भी जीव की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से सीमित होती है या उस पोषक पदार्थ पर निर्भर करती है जो कि उसको आवश्यकता से भी कम मात्रा में उपस्थित हो। यही नियम था किसका, लिबिग का, जो कि प्रतिपादित किया था जस्टस वॉन लिबिग ने 1840 में। इन्होंने कहा कि किसी भी जीव की ग्रोथ और डेवलपमेंट उसको आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप किसी भी तत्व को ये नहीं कह सकते कि साहब ये तत्व जो है या ये पदार्थ जो है वो अपने को कम मात्रा में आवश्यक होता है या ये न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी थोड़ी सी मात्रा तो अपने को चाहिए, उसको आप छोड़ दिए नहीं। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो इसका मतलब होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा, ग्रोथ डेवलपमेंट आपका प्रभावित हो जाएगा। ये तो नियम था आपका लिबिग। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं ब्लैकमैन। लिबिग का जो नियम था उस लिबिग के नियम में कुछ संशोधन किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे एफ ब्लैकमैन। एफ ब्लैकमैन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1905 में अपना एक नियम जो है वो प्रतिपादित किया था, जिसको अपन ब्लैकमैन लॉ जो है वो अपन उसको कह सकते हैं। ब्लैकमैन नियम जो है वो किया था। उन्होंने क्या कहा ब्लैकमैन ने कि केवल न्यूट्रिएंट्स, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, क्या आवश्यक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, उनकी कमी हो जाएगी। ब्लैकमैन कहता है कि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स के साथ में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया और उसमें क्या जोड़ा, उसके अंदर इन्होंने जोड़ दिया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि कुछ विभिन्न प्रकार के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं अगर उनकी
उनकी भी कमी हो जाती है तो भी क्या होगा, एंड उस जीव की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने क्या कौन कौन से जोड़े, उन्होंने जोड़ा कि अमाउंट ऑफ CO2 कि CO2 की अगर मात्रा अगर कम हो गई है तो भी ग्रोथ डेवलपमेंट जीव का क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। उन्होंने बताया अमाउंट ऑफ वाटर, जल की मात्रा अगर मान लीजिए कि कम हो गई है तो भी क्या हो सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल की मात्रा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल जो है उस क्लोरोफिल की मात्रा अगर कम हो गई है तो भी जीव के ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो गई है। उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल जो है टेम्परेचर ऑफ क्लोरोफिल, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि कम ज्यादा हो गया है तो वो भी क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। उन्होंने बताया सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, अगर सोलर रेडिएशन की अपन बात करें, अगर सौर विकिरण की अपन बात करें तो सौर विकिरण जो है उनमें अगर किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन हो गया है तो वहां पर भी क्या हो सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये एफ जो ब्लैकमैन थे, तो एफ ब्लैकमैन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो लिबिक का जो नियम था उसी के लिबिक के नियम में कुछ संशोधन किया और अपना नियम प्रतिपादित किया 1905 में। इन्होंने क्या कहा कि केवल किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, विभिन्न प्रकार के क्या एनवायरमेंटल फैक्टर, विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ CO2, कि अगर CO2 की मात्रा जो है वो अगर मान लीजिए कि कम हो गई है, आपको पता होगा कि प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए उनको CO2 की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए कि CO2 जो है उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो इसका मतलब यह होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा फूड का निर्माण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएगा। जब फूड का निर्माण पर्याप्त नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब होगा कि उसकी जब उसको भोजन नहीं मिल पाएगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो प्रभावित होगा। उन्होंने बताया अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अगर मान लीजिए कि कम हो गया, जल ही जीवन है, किसी भी जीव की अपन बात करते हैं उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में प्लांट्स को वाटर नहीं मिल पा रहा है, जल नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब होगा कि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, भोजन के निर्माण में रेस्पॉन्सिबल होता है, सहायक होता है। अगर मान लीजिए कि क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसकी अगर मान लीजिए कि कमी हो गई है तो ऐसी जो स्थिति होगी उसके अंदर क्या होगा कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। टेम्परेचर, अगर तापमान की अगर बात करते हैं, तापमान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जितनी आवश्यकता तापमान की होती है उतना तापमान जो है वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगी। सौर विकिरण की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं तो सौर विकिरण की तीव्रता जितनी आवश्यकता उनको होती है उतना अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर कुछ समस्याएं जो है क्रिएट हो सकती है, ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो जिसके बारे में बताया था एफ ब्लैकमैन जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब ये लिबिक और ब्लैकमैन ने नियम प्रतिपादित किया
अपवाद जो है वो अपवाद भी सामने है कि साथ किसी तत्व की कमी थी, उसके बावजूद भी जो है उसके ग्रोथ डेवलपमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो कुछ अपवाद भी थे उनके, तो इसलिए लिपिड और ब्लेकमैन ने एक संयुक्त रूप से एक थोड़ा सा चेंजेस करके नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने फैक्टर इंटरेक्शन का नियम दिया, उन्होंने फैक्टर इंटरेक्शन, फैक्टर्स इंटरेक्शन, फैक्टर इंटरेक्शन मतलब कारक अंतः क्रिया का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया दोनों ने मिलकर। और इन्होंने क्या कहा कि कई कुछ परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी जीव को किसी तत्व की कमी है तो कई बार क्या होता है कि वो दूसरा कोई तत्व होता है उसकी क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है, जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित नहीं। पहले तो लिपिड क्या कहता था कि जिस तत्व की कमी है और वो तत्व अगर कम है तो इसका मतलब दूसरा तत्व उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि अगर किसी तत्व की कमी हो जाती है और कोई दूसरा तत्व ज्यादा मात्रा में उपस्थित है तो वो उसकी पूर्ति भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मोलस्का के जो प्राणी होते हैं, मोलस्का के प्राणियों में जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जल होगा उसमें कैल्शियम की मान लीजिए की कमी होगी और वहां पर स्ट्रोंशियम जो है वो स्ट्रोंशियम ज्यादा मात्रा में क्या है उपस्थित है। तो ऐसे स्थान पर ऐसा देखा गया है कि जब ये इसका कवच जब निर्मित होता है तो कैल्शियम जो वहां पर उपस्थित नहीं है, स्ट्रोंशियम वहां पर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो स्ट्रोंशियम इसके साथ में क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा और उसका जो कवच होगा वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होगा, उस स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का कवच बन जाएगा। मतलब ये होगा कि यहाँ पर स्ट्रोंशियम ने कैल्शियम को सीमाकारी कारक नहीं बनने दिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये इंटरेक्शन नहीं होता, फैक्टर्स इंटरेक्शन नहीं होता और कैल्शियम की कमी हो जाती तो मोलस्का के कवच ही नहीं बनता क्योंकि कैल्शियम की कमी है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखा गया है कि कुछ विपरीत कालीन स्थितियों में स्ट्रोंशियम होता है वो इसके साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का कवच बन जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रोंशियम ने कैल्शियम जो है उस कैल्शियम को सीमाकारी बनने नहीं दिया। इसी प्रकार से अगर जब को ले तो जैसे जिंक है, जिंक क्या काम करता है, पौधों को आवश्यक होता है, पौधों की ग्रोथ के लिए जो है वो जिंक आवश्यक होता है। परंतु कई बार क्या देखा गया है कि एक ही जाति के पौधे को अधिक सूर्य के प्रकाश में उगने पर अधिक जिंक की आवश्यकता होती। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश वहां पर ज्यादा है तो पौधे को जिंक जो है जिंक की आवश्यकता ज्यादा है और छायादार स्थान पर जिंक जो है वो क्या चाहिए, कम चाहिए। धूप वाले स्थान पर जिंक ज्यादा चाहिए, छायादार पर क्या चाहिए, कम चाहिए। इस तरह एक कारक यहाँ दूसरे कारक को प्रभावित कर सकता है। प्रकाश की तीव्रता जो है तो यहाँ उसको क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। अपन देख सकते हैं कि साहब अगर जिंक की आवश्यकता तापमान में टेम्परेचर जो है वहां ज्यादा चाहिए और छाया वाले स्थान पर कम चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको छाया वाले स्थान पर प्रशिक्षित कर सकते हैं जिससे जिंक जो है उसकी मात्रा वहां पर क्या होगी, कम चाहिए। छाया जो होगी वो क्या करेगी, वहां पर जिंक जो है उसको क्या करेगी, सीमाकारी बनने नहीं देगी। इसके अलावा जैसे पादप है, पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, तो नाइट्रोजन कम मात्रा में उपलब्ध हो तो उनकी जल की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। लेकिन पर्याप्त नाइट्रोजन होने पर उनकी जल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर कहीं पर जल की कमी है तो वहां पर अपन क्या करें, नाइट्रोजन अगर मान लीजिए बनने डाला है तो उसका मतलब होगा कि वो वहां पर कह सकते हैं कि सीमाकारी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से अंतःकालीन संबंध या अपन कह सकते हैं फैक्टर का इंटरेक्शन वाली जो क्रिया हो रही है उसके कारण से अगर किसी तत्व विशेष की, किसी पदार्थ विशेष की अगर कमी हो जाती है तो उसके बावजूद भी उसकी ग्रोथ जो है वो हो सकती है। ये जो नियम था वो एफ ब्लेकमैन और मिनिमम लिपिड्स जो है उसका मिनिमम लो को मिलकर जो बनाया गया था। उसके बाद एक नियम आता है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस।
नेक्स्ट लॉ की मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो लॉ आएगा सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस का मतलब है कि सेल्फोर्ड का सहनशीलता का सिद्धांत जो कि प्रतिपादित किया था वी ई सेल्फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। वी ई सेल्फोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे, तो वी ई सेल्फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था कौन सा नियम? सेल्फोर्ड का नियम। ठीक है, अब सेल्फोर्ड क्या कहता है? ये सेल्फोर्ड का नियम है, सेल्फोर्ड का लॉ है। सेल्फोर्ड क्या कहता है? सेल्फोर्ड वी सेल्फोर्ड कहता है कि किसी भी जीव की वृद्धि के लिए केवल न्यूनतम तत्व ही नहीं बल्कि उच्चतम तत्व जो है उनकी भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव की वृद्धि के लिए, किसी भी जीव की ग्रोथ के लिए केवल निम्नतम तत्व ही नहीं बल्कि उच्चतम तत्वों की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। लिमिट की बात की तो लिमिट में तो सिर्फ निम्न तत्व की सीमा की बात की है, उच्चतम की बात करता है। ठीक है, तो सेल्फोर्ड जो होता है वो सेल्फोर्ड क्या करता है? सेल्फोर्ड कहता है कि वृद्धि दो या अधिक अंतःक्रिया करने वाले कारकों से तो सीमित हो सकती है, परंतु इस युग्म की अत्यधिक मात्रा भी वृद्धि को सीमित कर सकती है। इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि न्यूनतम सीमा वृद्धि को प्रभावित करती है लेकिन उच्चतम भी प्रभावित करती है। इन्होंने कहा कि एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, कि किसी भी प्राणी की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। अगर लोअर लिमिट से कम अगर मान लीजिए कि कोई उसको पदार्थ मिल रहे हैं तो भी प्रभावित होगा, और जिसकी उच्चतम सीमा है कितना ही चाहिए उससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो भी वो क्या करेगा? उसको प्रभावित करेगा। ये स्वाभाविक बात। एक लिमिटेड एरिया जो है उस लिमिटेड एरिया के अंदर, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि साहब लिमिट से ज्यादा का काम किया जाए तो वो क्या होता है? नुकसान है। आपने भोजन जो है कम मात्रा में खाया, बहुत ही कम खाया, तो इसका मतलब होगा कि आपको थोड़ी देर बाद में भूख लग जाएगी, समस्या क्रिएट हो जाएगी, दिक्कत है। और ज्यादा मात्रा में आपने खा लिया भोजन तो भी समस्या हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर किसी भी तत्व की अगर कमी हो गई है तो भी नुकसानदायक है, ज्यादा होगी तो भी नुकसान। जैसे आपने हार्मोन्स वगैरह पढ़े हुए, सब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी से रोग हो जाते हैं। अगर उनकी कमी हो गई है तो भी डिजीज हो जाती है, और अगर अधिकता हो गई तो भी दिक्कत हो जाती है। तो एक लिमिटेड होना चाहिए कोई भी काम। विटामिन की कमी, अधिकता, समस्या खड़ी हो सकती है। तो कोई भी काम किया जाए वो हमेशा लिमिट में करे। अपने अपनी जनरल भाषा में कहते हैं सब लिमिट में रहो, एक लिमिट में अपने को काम करना चाहिए, ना तो बिल्कुल डाउन जाना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। तो यही कहता है सेल्फोर्ड यही कहता है कि किसी भी तत्व की या किसी भी जीव की ग्रोथ केवल डिपेंड करती है इसके बीच। इसका मतलब ये तो हो गया, कौन सी हो गया? अपर लिमिट हो गई, ठीक है, और ये कौन सी हो गई आपकी? लोअर लिमिट। ये नहीं कि साथ किसी जीव को किसी पोषक पदार्थ की कमी हो रही है तो ही उसकी ग्रोथ प्रभावित होगी, अगर उसकी अधिकता हो रही है तो भी वो क्या करते हैं कि ग्रोथ क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। एक लिमिट से ज्यादा अगर मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ उसको मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ पे विपरीत प्रभाव जो वो पड़ सकता है। एक लिमिट से कम उसको मिल रहा है तो भी उसकी ग्रोथ पर क्या हो सकता है? विपरीत प्रभाव जो है क्या हो सकता है? पड़ सकता है। ये जो नियम था उच्चतम और न्यूनतम सीमा जिसने बताई वो किसने बताई? सेल्फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताई, और सेल्फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताने के कारण इसको क्या कहा गया? सेल्फोर्ड जो है सेल्फोर्ड का नियम कहा गया, सहनशीलता का नियम कहा गया। सहनशीलता का क्यों कहा? कि किसी भी जीव की सहन करने की एक क्षमता होती है, किसी भी जीव की सहन करने की
ये क्या होती है? क्षमता होती है। अब सहन करने की क्षमता से क्या मतलब है? सहन करने की क्षमता का मतलब ये हुआ कि एक लिमिट होती है कि वो उतना ही सहन कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, सर्दी पड़ रही है। अब सर्दी में अपनी एक क्षमता होती है कि साहब अपने इतना टेम्परेचर डाउन चला गया, वहां तक अपन रह सकते हैं। 0 डिग्री से टेम्परेचर माइनस में अगर जब जाता है तो अपनी सहन करने की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है और अपन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उच्चतम सीमा टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री 45 डिग्री पहुंच गया, तब तक सहन कर लेंगे। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो अपने सहन करने की क्षमता नहीं होती। तो उसकी बीच में वो एक रेंज है, उस रेंज में अपन क्या हो सकते हैं, आसानी से सही सर्वाइव कर सकते हैं, सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन उस रेंज से ज्यादा, उस रेंज से कम अगर हो गया है तो ऐसी जो स्थिति होगी वो अपने लिए क्या हो सकती है? भयावह हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। उसमें अपना ग्रोथ डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम की जो बात बताई उसमें किसने बताई? सेल्फ ने बताई। अब देखिए ये जो सहनशीलता की जो क्लास है उसको जे स्मिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ग्रामेटिकल रूप से प्रदर्शित किया है सहनशीलता की सीमा, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
देखिए ये एक जे स्मिथ नामक वैज्ञानिक तो उन्होंने टॉलरेंस की सीमा उन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया कि ये अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड है। जैसे ये एक जोन है इंटॉलरेंस जोन, असहनशीलता, कि अगर मान लीजिए कि इस जोन में कोई एनिमल जो है उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटॉलरेंस जोन, सहन करने की क्षमता नहीं, एक निश्चित सीमा से अगर कम हो जाएगा, सीमा कहां बता रही है? यहां से सीमा, इससे कम अगर आप चले गए, इससे कम अगर आप चले गए तो इसका मतलब होगा कि रिस्क जोन हो गया, ये इंटॉलरेंस जोन हो गया, असहनशील हो गया। सहन करने की क्षमता जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक नहीं, यहां पर भी पहुंचे स्ट्रेस वाली वैन सीमा पे हो। ये रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये रेंज ऑप्टिमम रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर किसी भी जीव की अगर बात करते हैं तो इस रेंज के अंदर उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर रूप से होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाद के अंदर और भी रेंज बढ़ती जाती है, ये मैंने बताया कि जब पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रेंज से बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसके बाद धीरे-धीरे वो टॉलरेंस की क्षमता क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जहां ऑप्टिमम वाला एरिया है कि यहां तक अगर मान लीजिए कि एक निश्चित सीमा होगी, लिमिट होगी, इस लिमिट तक वो सहन कर सकते हैं। इस लिमिट के बाद में और ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी स्थिति में नहीं रहेगा और वापस से क्या हो जाएगा, ये लो कम आता जाएगा, क्षमा कम हो जाएगी। तो ये यहाँ और इधर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे कम होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ पर कम होगी। उसके बाद एक ऐसी सीमा आती है जहाँ पर वो एक स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है और उसके बाद में जो माइक्रो इंटॉलरेंस की वहाँ पर शेयर करने की क्षमता बिल्कुल उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं कि एक सीमा के बाद धीरे-धीरे सहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी और पहले वो स्ट्रेस वाली कंडीशन में पहुंचेगा और स्ट्रेस की कंडीशन में पहुंचने के बाद धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, वो एक लास्ट वाली स्थिति में पहुंच जाएगी, स्ट्रेस वाली कंडीशन में, और फिर लास्ट वाली कंडीशन इंटॉलरेंस वाली स्थिति आ जाएगी कि उसकी सहन करने की क्षमता जो होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके सहन करने की जो क्षमता की अपन बात कर रहे हैं तो उसके सहन करने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब जब उसके सहन करने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो गई तो इसका मतलब होगा कि वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो एक रेंज बताई है उन्होंने कि किस प्रकार से जो है वो आप जीवों को आप रख सकते हो, किस प्रकार से वो जीव जो है वो वहां पर क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं सीमा में। ये ऑप्टिमम रेंज है, इसके अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम हो गए तो वो स्ट्रेस वाली कंडीशन में आएगा और लास्ट के अंदर क्या होगा, उसकी सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ बंद हो जाएगी। और इधर भी ये है कि पहले तो ये क्या होगा, अपर लिमिट ज्यादा लिमिट हो जाएगी, तो अपर फिक्स है, इसके बीच में होगा, ज्यादा होगी तो पहले स्ट्रेस वाली कंडीशन में आएगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा, वहीं पर उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है वो ग्रेविटी रूप से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे सभी जो सीमाकारी के जो नियम है उन नियमों से क्या निष्कर्ष निकलता है उनकी हम बात करते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि लिपिड जो था उस लिपिड ने अपना जो नियम जो प्रतिपादित किया था वो किया था मृदा में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों की मात्रा के आधार पर। लेकिन उसके बाद में ब्लैकमैन जो था उसने पर्यावरण कारक जो है वो भी क्या कर दिए, शामिल कर दिए। तो लिपिड का जो नियम था, लिपिड के नियम की यह सीमा है कि वह स्थिर स्थिति में ही लागू होता है, जबकि ऊर्जा और पदार्थ का अंतर्वाह और बहिर्वाह के साथ संतुलन में हो। लिपिड का जो नियम होता है वह केवल स्थिर स्थिति में ही लागू होता है। स्टेबल जो स्थिति होती है, स्टेडी स्टेट होती है, स्थिर अवस्था होती है, उसी के अंदर क्या होता है, वो लागू होता है। ठीक है, जब वो बैलेंसिंग वाली स्थिति में होता है क्या होता है, वो संभव होता है। उसके अलावा जो सीमाकारी कारकों की जो अवधारणा है उससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव की वृद्धि तभी अधिक होती है जब उसको पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त परास में, मतलब पर्याप्त रेंज में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो रेंज होती है उस रेंज के अंदर पोषक पदार्थ जो है वो उपलब्ध हो और उन पोषक पदार्थों को प्राप्त करके वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सभी जीवों की आवश्यकताएं जो होती है वो एक समान नहीं होती, वो कोई किसी
प्रकार से अनुकूलित होती है, कोई किसी प्रकार से अनुकूलित होती है, किसी को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को किसी चीज की आवश्यकता कम होती है, किसी को किसी चीज की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो उन पदार्थों को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे इससे एनिमल को इस चीज की आवश्यकता है दूसरे को अपन को डाले, हो सकता है कि उसको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता हो, उसको दूसरी चीज की कमी हो रही है, ठीक। तो जिस चीज की कमी है उसके अंदर उसी की पूर्ति अगर उसको होती जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है आसानी से हो सकता है। जो जंतु अधिकतम कारकों के लिए बड़े परास को सहन कर लेते हैं, ऑप्टिमम रेंज को सहन कर लेते हैं, वे वितरण में क्या होते हैं, व्यापक होते हैं, ज्यादा रूप से क्या किए जाते हैं, वो वितरित किए जाते हैं। और जो अल्प परास दर्शाते हैं वे कम मात्रा में सीमित होते हैं। भाई आपने मात्रा कितनी दी, कितना आपने उसको दर्शाया, जो अगर मान लीजिए कि उसके सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो व्यापक रूप से फैल जाएगा, तो सहन करने की क्षमता ज्यादा हो, अगर उसके सहन करने की क्षमता कम है तो उसका लिमिटेड एरिया और लिमिटेड एरिया जो वो उसी के अंदर वो रह सकता है। सभी प्रकार के आवास में सीमाकारी कारक होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आवास हो सभी में सीमाकारी कारक होंगे, उच्चतम भी होंगे और निम्नतम भी होंगे। कहीं पर कम उनको मिलेगा, कहीं पर ज्यादा मिलेगा, तो निम्न एक निश्चित सीमा होगी, उस सीमा से अगर नीचे जाएगा तो भी प्रभावित होगा, उच्च तक ऊपर तक जाएंगे तो क्या होगा, उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमें बात करें कि वह कारक सीमाकारी होगा जो जंतु को आवश्यकता से न्यून मात्रा में उपलब्ध हो। अगर आवश्यकता से न्यून मात्रा में उपलब्ध है तो उसकी आवश्यकता तो बहुत जरूरी होती है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं है, उसको मिल नहीं रहा है, तो ये नहीं कर सकते कि अपन उसको छोड़ दें, अपन उसको छोड़ नहीं सकते हैं, अपने को आवश्यक है, जरूरी है, वो चाहिए ही चाहिए अपने को। अगर वो पर्याप्त मात्रा में अपने पास में उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी ग्रोथ, उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट थे लिमिटिंग फैक्टर के, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ नियम बताए। एक तो मैंने आपको बताया लिपिड लॉ ऑफ मिनिमम, लिपिड का न्यूनता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे जस्टस वॉन लिपिड। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी जीव की वृद्धि उसको न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है। अगर न्यूनतम मात्रा में उपस्थित पोषक पदार्थ कम मात्रा में मिल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद में एफ ब्लेकमान नामक वैज्ञानिक आते हैं। एफ ब्लेकमान नामक वैज्ञानिक लिपिड के नियम में ही कुछ संशोधन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी जीव की वृद्धि उसको न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध पोषक पर तो डिपेंड करती ही है, उसके साथ साथ वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर, कि विभिन्न पर्यावरणीय जो कारक हैं वो पर्यावरणीय कारक भी जीव की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उन्होंने 5 कारक उन्होंने मेजर रूप से बताए। उन्होंने कहा CO2 की मात्रा, जल की मात्रा, लाइट, क्लोरोफिल और सौर विकिरण जो है उसकी मात्रा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता की उन्होंने बात की। ये 5 एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये भी किसी भी जीव की ग्रोथ डेवलपमेंट जो है उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद में एक फैक्टर इंटरेक्शन जो है उसका सिद्धांत आया। फैक्टर इंटरेक्शन के में यह आया कि अगर मान लीजिए कि किसी तत्व की कमी होगी तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई दूसरा तत्व उसकी क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है, तो फिर वो बैलेंसिंग वाली स्थिति में आ जाता है, संतुलन वाली स्थिति में आ जाता है, वो फैक्टर इंटरेक्शन था। उसके बाद के अंदर आया सैलफोर्ड का नियम। वी सैलफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे। वी सैलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी जीव की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो न केवल न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध तत्वों पर ही, उपलब्ध पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है, बल्कि उच्च मात्रा में, उच्चतम मतलब सीमा बताई हुई, लिमिट बताई कि सर न्यूनतम सीमा की, इससे कम प्राप्त हो रहा है तो भी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रभावित होगा, इससे ज्यादा हो रहा है तो भी प्राप्त। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव की ग्रोथ होती है वो एक लिमिट में होती है, अगर इस एक लोअर लिमिट से कम मात्रा में उसको कोई तत्व मिल रहा है तो भी ग्रोथ प्रभावित होगी, और अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर उसको प्राप्त हो रहा है तो भी क्या होगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। मतलब उन्होंने एक सहनशीलता की प्रास बनी, एक रेंज बताई, इस रेंज के अंदर ही जो है वो क्या हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है
वो सही प्रकार से हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि साहब जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उसका मतलब ये हुआ कि इससे कम, ये जो ऑप्टिमम बात कर लिया अपन ने, ये दोनों बात कर लिया, ये लोअर की बात कर ली, ये किसकी बात कर ली अपन, अपर की बात कर ली कि साहब ये लोअर लिमिट है और इस लोअर लिमिट से कम अगर उसको तब तो मिल रहे तो पहले क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उसके कार्य करने की क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे एसेंशियल, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम चला गया, माइनस में चला गया था, अब माइनस में 1 डिग्री चला गया, 2 डिग्री चला गया, तो अपने कार्य करने, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, अपने कार्य करने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उसमें उत्पन्न हो जाता है, फिजियोलॉजिकल तनाव उत्पन्न हो जाता है, कार्य के तनाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, वो कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता है। और उसके बाद धीरे धीरे कैसी स्थिति आती है, एसेंशियल टेम्परेचर -10, 15, 20, 25, 35, 30, 40, 50 तक पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति जो होगी उसके अंदर क्या होगा, सहन करने की क्षमता बिल्कुल ही कर जाएगी, खत्म हो जाएगी और बहुत जीवित होगा वो वहां पर बहुत नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये अपर लिमिट है, इस लिमिट से भी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया, 50 से ऊपर चला गया तो कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जो साफ गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, काम नहीं हो पा रहा है, अपन भग रहे हैं साहब, अपने को कहीं बड़ी छाया मिले, अपन छाया की साइड में जा रहे हैं, कहीं पर अपने को हवा मिले है, कूलर एसी में जा रहे हैं लेकिन वो भी फेल हो रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर अपना काम में मन नहीं लगेगा, अपनी फिजियोलॉजिकल यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता होगी कम हो जाएगा, तो बिल्कुल तनाव में हो जाएंगे, आपने जो काम शरीर जो बॉडी होगी वो बॉडी काम नहीं कर पाएगी, है ना, तो वो किसके कारण होगा, अपर लिमिट के कारण होगा। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर 60, 70 से ऊपर पहुंच गया तो आदमी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो डेवलपमेंट कहां से होगा, सब कुछ अवरोध हो जाएगा, प्लांट्स वगैरह की बात करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी भी डेथ होने लग जाएगी, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ये टॉलरेंस का जो नियम था उसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो दोनों जो है वो देखी जाती है। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मध्य में अगर कोई जीव क्रिया कर रहा है तो वो वहां पर आसानी से सर्वाइव कर सकता है, और अगर मान लीजिए कि वो उसमें काम नहीं कर पा रहा है सही प्रकार से, उससे ज्यादा हो रहा है और या उससे कम है, तो उसका मतलब होगा कि उसको वहां पर जीवित रहने के लिए सब विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, उसका प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो अपन बात की है कॉन्सेप्ट में, ये आपके कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें मैंने आपको ये नियम बताए हैं, लिमिट का मिनिमम का नियम, ब्लैकमैन का नियम और सेल्फ और एक और फैक्टर इंटरेक्शन का सिद्धांत था, उसकी भी यहाँ पर अपन ने चर्चा की है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का जो